हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्ट्रिक। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर व्हेन लोड इज कनेक्टेड टू इट्स सेकेंडरी और आउटपुट टर्मिनल्स। तो देखिए, अभी तक अगर आपने मेरे इलेक्ट्रिक चैनल जो है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस है उसके जो नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, इससे पहले मेरा जो ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज जो चल रही है, जो चैनल पे जो चल रही है ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज, उसमें कुछ वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने इससे पहले अपलोड किए हुए हैं जो आपको जिसकी जरूरत पड़ सकती है। ये जो आज का वीडियो है उसका जो कंटेंट है उसको प्रॉपर समझने के लिए तो देखिए, देखते हैं वो कौन से लेक्चर्स है जो इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले ट्रांसफार्मर का जो, अगर आपके पास आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, ये नाम से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसके बाद हाउ टू ड्रॉ अ फेजर डायग्राम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगा यहाँ पे, वो ये है कि लोडिंग इफेक्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, उसका भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो ये जो 4 वीडियोस है उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप फर्स्ट उसे स्टडी कीजिए, वो वीडियोस के कंटेंट को अच्छे से स्टडी कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और उसके बाद ही आज का जो वीडियो है उसे वॉच कीजिए ताकि आज के वीडियो का जो कंटेंट है वो काफी अच्छे से और काफी इजीली आप उसको प्रॉपरली समझ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑपरेशन जो है आइडियल ट्रांसफार्मर का वो किस तरीके से रहेगा विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम, जब आप उसके सेकेंडरी या आउटपुट टर्मिनल जो है वहां लोड अगर आप कनेक्ट करते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों ने देखा था, अगर आपका ट्रांसफार्मर अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो डेफिनेटली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, लॉस जीरो रहता है, पावर लॉस, और जो वाइंडिंग के इंटरनल ड्रॉप्स रहते हैं वो भी जीरो रहते हैं। और इस वजह से जब इंटरनल ड्रॉप्स या वाइंडिंग में अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है तो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल वोल्टेज जो है वो क्या रहेंगे, इक्वल। इसलिए लिख के रखा है मैंने V1 इक्वल्स टू E1 और E2 इक्वल्स टू V2। मतलब V1 V2 ये जो आपके एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेजेस आप बोल सकते हो, और E1 E2 ये आपके इंटरनल वोल्टेजेस है। E1 ये आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग का, और E2 आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग का। तो इस तरह से देखिए, अगर इंटरनल ड्रॉप्स अगर नहीं हो रहे हैं, जीरो है, तो V1 और E1 ये इक्वल रहेगा और E2 V2 ये भी इक्वल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनालिटिक्स को थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल है और अगर आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है तो ये स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस केस में पावर इक्वेशन और करंट इक्वेशन क्या रहेगा। देखिए, बहुत सारे लोग विदाउट ये डिस्कस किए हुए पावर के बारे में, करंट इक्वेशन के बारे में डायरेक्ट स्टार्ट करने को देखते हैं या पढ़ने को देखते हैं डायरेक्टली, थोड़ा डिमोरलाइज हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपरली समझ में नहीं आता है ऐसे केस में। तो हम लोग वो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लोग पहले पावर इक्वेशन देखेंगे, करंट इक्वेशन देखेंगे, बाद में ही विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम ऑपरेशन जो है आइडियल ट्रांसफार्मर का विथ लोड ये स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो जनरलाइज पावर इक्वेशन जो है वो आप लोगों को पता है। ट्रांसफार्मर जो इनपुट में से पावर लेता है, ट्रांसफार्मर चाहे कोई भी हो, आइडियल ट्रांसफार्मर हो या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो, अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं, मैं आज के कंडीशन के लिए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं। तो इनपुट में जो ट्रांसफार्मर पावर लेता है इनपुट साइड में, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर ये ट्रांसफार्मर यूज करता है कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए। तो इसलिए मैंने लिख के रखा है कि इनपुट पावर जो है आपका, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर ये कोर को मैग्नेटाइज करने में लगेगा। क्योंकि कोर अगर आपकी मैग्नेटाइज नहीं रहेगी, फ्लक्स उसमें नहीं रहेगा, तो इंडक्शन कैसा होगा, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड E2 नहीं होगा और प्राइमरी में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 भी आपको मिलेगा नहीं। तो कोर को मैग्नेटाइज करना ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट पावर में से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर, rather स्मॉल परसेंटेज ऑफ पावर, फ्रैक्शनल परसेंटेज ऑफ पावर इनपुट पावर में से ये कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज करता है। कुछ पावर इनपुट पावर में से ये लॉस को ओवरकम करने में जाता है या लॉस में चले गए, आप ऐसा बोल सकते हो। और मैक्सिमम शेयर जो होता है वो लोड के डिमांड को कैटर करने के लिए रहता है।
तो इस तरह से इनपुट पावर के एक तरीके से आप बोल सकते हो कि तीन प्रॉपर फंक्शन रह सकते हैं। एक कोर को मैग्नेटाइज करना, दूसरा लॉस को ओवरकम करना इफ एनी, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है लोड को डिमांड को कैटर करना। इसलिए देखिए शॉर्ट में लिख के रखा है मैंने, पी इन मतलब इनपुट पावर, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज होगा पी मैग, और कुछ पावर लॉस को ओवरकम करने में जाएगा, शॉर्ट में पी लॉस लिख के रखा है आप देख सकते हैं, और लास्ट में पी लोड मतलब लोड की डिमांड कैटर करने के लिए जो पावर लगता है वो। तो लेकिन ये तो जनरलाइज लिखा मैंने पावर इक्वेशन, लेकिन देखिए अगर आपका ट्रांसफॉर्मर आइडियल है तो डेफिनेटली लॉस नहीं होगा ट्रांसफॉर्मर में, और अगर पावर लॉस नहीं हो रहा है आपके ट्रांसफॉर्मर में तो फिर ये जो लॉसेबल पावर है वो जीरो रहेगा। और अगर ऐसा है तो फिर जनरल पावर इक्वेशन ये क्या बनेगा वो देखिए, इनपुट पावर इक्वल्स टू अगेन पावर रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज द कोर एंड द लास्ट वन पावर रिक्वायर्ड टू कैटर द डिमांड ऑफ लोड। बस ये दो ही फंक्शन रहेंगे फिर आज के केस में, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मर आइडियल है तो लॉस अगर नहीं होता है तो उसको ओवरकम क्यों करना पड़ेगा। तो इनपुट पावर के दो ही फंक्शन आपको देखने होंगे अगर आपका ट्रांसफॉर्मर आइडियल है और अगर आपने लोड कनेक्ट किया है तो पावर इक्वेशन ये रहेगा, इनपुट पावर इक्वल्स टू इनपुट पावर जो है ट्रांसफॉर्मर जो पावर विड्रॉ कर रहा है इनपुट साइड से उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर, स्मॉल परसेंटेज ऑफ पावर, फ्रैक्शनल परसेंटेज ऑफ पावर ये कोर को मैग्नेटाइज करने के काम में आएगा और मैक्सिमम शेयर जाएगा लोड के डिमांड को कैटर करने में। तो ये है आपका पी लोड। तो इस तरह पावर इक्वेशन क्या हुआ, पी इन इक्वल्स टू पी मैक प्लस पी लोड, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हो गया पावर इक्वेशन। तो अभी हम लोग देखते हैं पावर इक्वेशन के बाद करंट इक्वेशन, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले के कुछ वीडियोस में भी बताया था कि पावर इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं करंट इक्वेशन से, क्योंकि हम लोगों के पास हर एक करंट है जो अपने पर्टिकुलर पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए ये जो इनपुट पावर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखिए ये आपका जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है उसका देखो करंट है प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1। तो I1 ये वो करंट है जो आपके इनपुट साइड या इनपुट पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह I म्यू ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है आपके प्राइमरी करंट का, जो पावर कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए लगता है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्टली I2 डैश ये एडिशनल प्राइमरी करंट या लोड कंपोनेंट होगा, जो लोड की डिमांड को कैटर करने के लिए जो पावर लगता है उसको रिप्रेजेंट करता है। वो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें लोडिंग इफेक्ट में मैंने काफी अच्छे से आपको समझाया था, लेकिन थोड़ी हेल्प जरूर करूंगा आपकी आज के वीडियो में। थोड़ा 1 मिनट मैं थोड़ा बता देता हूं ताकि अगर कुछ लोगों ने वो वॉच नहीं किया है वो कंटेंट वो वीडियो का तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 मिनट में भी उसको क्लियर करा के दे सकता हूं। तो देखिए I2 डैश के बारे में थोड़ा देखते हैं। I2 डैश ये एडिशनल प्राइमरी करंट है, आप उसके नाम पे मत जाओ, रिप्रेजेंटेशन पे मत जाओ, मैं थोड़ा फंक्शन बता देता हूं, उतनी हेल्प कर सकता हूं। तो देखिए अगर लोड अगर आप सेकेंडरी साइड में बढ़ाते हो, सपोज अगर ये सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर का और अगर आप लोड बढ़ाते हो तो क्या होगा, लोड के साथ साथ अगर आप लोड बढ़ाते हो तो ट्रांसफार्मर करंट ज्यादा, ट्रांसफार्मर का जो करंट रहेगा सेकेंडरी साइड का I2 करंट उसका लेवल उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लोड के बढ़ने के साथ साथ। तो लोड बढ़ाओगे आप तो करंट जो है I2 उसका लेवल बढ़ेगा, और अगर करंट अगर सेकेंडरी साइड का बढ़ गया है तो डेफिनेटली सेकेंडरी साइड का आउटपुट साइड का जो पावर लेवल है करंट बढ़ने से वो बढ़ जाएगा। अब देखिए अगर सेकेंडरी साइड में डिमांड अगर पावर की बढ़ गई है और अगर ट्रांसफार्मर को खुद को स्टेबल रखना है या बैलेंस रखना है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है उसको इनपुट साइड प्राइमरी साइड का भी पावर लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो स्टेबल रहेगा। तो प्राइमरी साइड का पावर बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, बिल्कुल सिंपल है, वो क्या करेगा, वो प्राइमरी साइड का करंट जो सप्लाई सिस्टम से लेगा वो ज्यादा लेगा ताकि वो प्राइमरी साइड का पावर बढ़ा सके। तो ये जो पहले से ज्यादा करंट लेगा ट्रांसफार्मर पावर बढ़ाने के लिए इनपुट साइड से ताकि आउटपुट साइड में लेवल बढ़ गई है इसलिए, तो उसको ही एडिशनल प्राइमरी करंट बोला जाता है या फिर लोड कंपोनेंट बोला जाता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं I2 डैश से। तो चलिए आज के वीडियो में जो है वो लोड कंपोनेंट का वीडियो नहीं है या लोडिंग इफेक्ट का वीडियो नहीं है, फिर भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियर हुआ है कि लोड कंपोनेंट मतलब क्या है, एडिशनल प्राइमरी करंट मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग वापस आज के वीडियो पे आते हैं। तो मैं ये बोल रहा था आपको अभी तक हम लोगों ने करंट इक्वेशन और पावर इक्वेशन देख लिया है, तो करंट इक्वेशन और पावर इक्वेशन अभी आपको क्लियर हो चुका है। तो करंट इक्वेशन क्या है, I1 इक्वल्स टू I म्यू प्लस I2 डैश, और पावर इक्वेशन क्या रहेगा, P इन इक्वल्स टू P मैक प्लस P लोड। तो देखिए
इनपुट पावर जो रहेगा ट्रांसफार्मर का, आज के अभी के केस के लिए, ये वीडियो के लिए आप जरा देखिए गौर से, इनपुट पावर जो लेगा ट्रांसफार्मर, उसमें से स्मॉल परसेंटेज ऑफ पावर कोर को मैग्नेटाइज करने के काम में आएगा और मैक्सिमम शेयर जो है वो लोड के डिमांड को कैटर करने के काम में आएगा। इसीलिए इनपुट पावर जो है वो P इन इक्वल्स टू क्या होगा, P मैक प्लस P लोड, क्योंकि पावर लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर देख रहे हैं। और करंट इक्वेशन क्या होगा, I1 ये वो प्राइमरी साइड का ट्रांसफार्मर का करंट है जो इनपुट साइड या प्राइमरी साइड के पावर P इन को रिप्रेजेंट करता है। IMU ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है करंट का, जो पावर कोर को मैग्नेटाइज करने में ये ट्रांसफार्मर यूज कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में I2 डैश ये एडिशनल प्राइमरी करंट या फिर लोड कंपोनेंट है, जो पावर लोड के डिमांड को कैटर करने में यूज हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए, एनालिटिक्स तो आपने काफी अच्छे से देख लिया, या पावर इक्वेशन और करंट इक्वेशन काफी अच्छे से आप लोगों ने देखा आइडियल ट्रांसफार्मर का, जब सेकेंडरी साइड में आपने लोड कनेक्ट किया। तो ये जो ऑपरेशन अभी आपने देखा, उसको विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फेजर डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, आपको पहले से ही पता है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किए थे। तो उसके कंटेंट्स अगर आपने देखे तो डेफिनेटली आपको फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आप, वो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ चुका है। तो अभी हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके हेल्प से अगेन समझते हैं ऑपरेशन ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर जब आपने लोड कनेक्ट किया। तो देखिए, जो वेक्टर डायग्राम जो वेक्टर से स्टार्ट होता है उसे हम लोग रेफरेंस वेक्टर बोलते हैं, और उसको ऑलवेज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं। और आपको पता है कि रेफरेंस वेक्टर या कोई भी क्वांटिटी के वेक्टर को ले सकते हैं, चाहे वो वोल्टेज हो, करंट हो, इवन कोर में जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है, वो क्यों ना हो। लेकिन मैंने इससे पहले के वीडियोस में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि ट्रांसफार्मर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो होती है वो है आपका फ्लक्स, जो कोर में है। वो एक मीडिएटर है, क्योंकि कोर में अगर फ्लक्स नहीं होगा, अगर आपका ये जो कोर है उसमें अगर फ्लक्स नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 नहीं मिलेगा, और प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 नहीं मिलेगा अगर कोर में फ्लक्स नहीं है। तो फ्लक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके ट्रांसफार्मर में, और वो डिफरेंशिएट भी करता है आपके ट्रांसफार्मर को, सेकेंडरी साइड और प्राइमरी साइड को, आपका जो कोर में फ्लक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरे हिसाब से। तो अगर आप रेफरेंस अगर फ्लक्स को लेते हो तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा, इजी होगा, और आप इजीली आगे के जो वेक्टर्स है जो आप बताओगे वेक्टर डायग्राम में, वो स्टेप बाय स्टेप कंसेप्चुअली आप बना पाओगे। तो इसीलिए रेफरेंस क्वांटिटी को ले तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन दूसरे कोई क्वांटिटी को रेफरेंस क्वांटिटी ना मानते हुए हम लोग आज अगेन फ्लक्स को ही रेफरेंस क्वांटिटी मानते हैं, रेफरेंस वेक्टर मानते हैं, और वहां से अपना डायग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता है जो रेफरेंस वेक्टर है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो आप देखिए, टिल्ट या इंक्लाइन नहीं होता है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होता है। तो आप देखिए, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर डायग्राम, मैंने फेजर डायग्राम पूरा ड्रॉ करके रखा है, लेकिन देखिए मैं एक एक वेक्टर जो है उसको एक्सप्लेन करता हूं, एक भी वेक्टर, एक भी क्वांटिटी में स्किप नहीं करूंगा। आप थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट से वीडियो को वॉच कीजिए और लास्ट तक टिल द एंड आप देखिए अच्छे से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं अभी फेजर डायग्राम स्टार्ट कर रहा हूं। तो काफी अच्छे से देखिए, अगर स्किप हो गया तो दिक्कत होगी आपको, क्योंकि ये जस्ट रैंडम या फिर फ्री हैंड स्केचिंग नहीं होता है फेजर डायग्राम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट वेक्टर आप देखिए, फर्स्ट वेक्टर ये मेरा फाई, जो कि अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, रेफरेंस लिया हुआ है उसे, तो उसको तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। तो आप देखिए, ये हो गया आपका परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ये फ्लक्स फाई वेक्टर। लेकिन देखिए, फ्लक्स बनाने के बाद देखिए, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे ओरिस्टेड कंसेप्ट। ओरिस्टेड ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बताया हुआ है, एक प्रिंसिपल क्या है उनका, जो उन्होंने 1800s में पब्लिश किया हुआ है स्टेटमेंट ओरिस्टेड का। वो क्या है कि आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेट नहीं कर सकते हो। जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां वहां मैग्नेटिज्म रहेगा ही, या फिर जहां मैग्नेटिज्म है वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। बेसिकली यू कैन नॉट सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, बोथ आर द सेम थिंग। तो आप देखिए, आपने पहले रेफरेंस फाई को लिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है फाई, जिसको आपने रेफरेंस लिया हुआ है। तो ये तो हो गया फाई, ये मैग्नेटिज्म हो गया ना, कोर में जो फ्लक्स है ये मैग्नेटिज्म हो गया। लेकिन उसका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आईन्यू में ले सकता हूं, क्योंकि आईन्यू मैंने पहले ही अभी आपको बताया था कुछ मिनट तो पहले कि आईन्यू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है करंट का, जो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जो पावर लगता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब पावर तो नहीं बताएंगे वेक्टर डायग्राम में,
तो डेफिनेटली फिर इलेक्ट्रिसिटी करके पावर को ना बताते हुए फिर करंट को बताएंगे। जो करंट आई म्यू जो कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है करंट का, जो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जो पावर लगता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेफिनेटली आई म्यू ये आपका इलेक्ट्रिसिटी हम लोग लेंगे, क्योंकि पावर तो लेते नहीं है, वेक्टर डायग्राम में पावर का भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी करके हम लोग आई म्यू लेंगे। तो आप देखिए आई म्यू ये आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया और फाई ये आपका मैग्नेटिज्म। तो जैसे ओरिस्टेड जी ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप देखिए ये हो गया मैग्नेटिज्म और ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी, हमने भी सेपरेट नहीं किया, एक ही जगह पे इन फेज उसे बताया हुआ है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ओरिस्टेड का जो हमने यूज किया है हमारे फेजर डायग्राम में। तो ये तो हो गया दो वेक्टर अभी आपने बताया, ऐसा हो गया पहला वेक्टर जो कि रेफरेंस था, मैं बार बार बता रहा हूं, पहला वेक्टर रेफरेंस जो हम लोगों ने लिया है फाई, दूसरा वेक्टर ये था आई म्यू है। तो ये दो वेक्टर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो जो तीसरा वेक्टर रहेगा, अभी आप लेंस लॉ को यूज करोगे, तो लेंस लॉ क्या है देखिए, आप लोगों को पता होगा मे बी, हेनरिच लेंस जो है उस उन्होंने जो स्टेटमेंट पब्लिश किया है वो क्या था कि रिस्पॉन्स जो है वो ऑलवेज कॉज को क्या करता है, अपोज। तो जो ये इफेक्ट जो है कि रिस्पॉन्स कॉज को अपोज करता है, वो कैसा बता सकते हैं फेजर डायग्राम में, वो पता होना चाहिए। तो देखिए 90 डिग्री लैगिंग इफेक्ट से बताते हैं, जो रिस्पॉन्स होता है उसे 90 डिग्री पीछे बताते हैं। तो देखिए कैसा हम लोग उसको देख सकते हैं। देखिए आपका जो फाई है, ये कोर में जो फ्लक्स होता है वो डेफिनेटली आपका कॉज है, और कोर में फ्लक्स है, इसीलिए सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें आपने ईएमएफ इंड्यूस किया E2 और प्राइमरी वाइंडिंग में आपने ईएमएफ इंड्यूस किया है E1। इसका मतलब क्या है, E1 E2 ये जो इंडक्शन हुआ है ये रिस्पॉन्स है, और जिस वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो है फ्लक्स, तो वो कॉज होगा। तो रिस्पॉन्स कॉज को अपोज करता है, मतलब E1 E2 ये जो आपका रिस्पॉन्स है वो अपने कॉज फ्लक्स फाई को अपोज करेगा। तो जो रिस्पॉन्स है उसे 90 डिग्री पीछे बताते हैं, या जो अपोज करता है उससे 90 डिग्री पीछे बताते हैं। आप देखिए ये फ्लक्स और E1 E2 इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये दो वेक्टर्स को आप देखिए। वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, आपको अच्छे से पता है। वेक्टर का जो रोटेशन है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग कंसीडर करते हैं। तो आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज अगर आप कंसीडर करते हैं तो देखिए एरो का टिप जो वेक्टर के पास होता है वो आगे रहता है, और टेल जो वेक्टर के पास होता है वो पीछे। तो आप यहां पे देखिए एरो का टिप फ्लक्स के पास है, मतलब वो आगे है, और E1 E2 ये दोनों वेक्टर जो एक ही जगह पे मैंने बताया है, ठीक है, उनके पास टेल है, एरो का टिप फ्लक्स के पास है फाई, वो आगे है, और टेल जो है वो E1 E2 के पास है, मतलब वो पीछे हो गए। कितना पीछे है, 90 डिग्री। आप देखिए फाई और E1 E2 में देखिए आप 90 डिग्री का रिलेशनशिप है। मैं और एक बार बताता हूं, जो रिस्पॉन्स होता है यहां पे E1 E2 रिस्पॉन्स है तो उसे 90 डिग्री पीछे बताया हुआ है। तो ये लैगिंग इफेक्ट के लिए बताया है, ऑलवेज रिस्पॉन्स से कॉज को अपोज करता है। तो आप देखिए E1 E2 ये आपके रिस्पॉन्स है, और कॉज उनका जो है वो है फ्लक्स फाई जो कोर में है। तो जो रिस्पॉन्स होता है E1 E2 उससे 90 डिग्री पीछे बताना है। तो आप देखिए E1 E2 जो है, ये E1 E2 ये जो आपके दो वेक्टर्स है ये पीछे है, क्योंकि देखिए वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो एरो का टिप जिसके पास है वो आगे, तो फ्लक्स फाई के पास एरो का टिप है तो वो आगे हुआ, और टेल जो है वो E1 E2 के पास है, मतलब वो पीछे हो गया। तो E1 E2 ये आप देखिए 90 डिग्री पीछे है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स को पीछे बताना है। तो ये लेंस लॉ के हिसाब से हम लोगों ने बताया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपके पास चार वेक्टर्स आपको क्लियर हुए हैं। पहला था आपका रेफरेंस फाई, दूसरा था आई म्यू, ओरिस्टेड प्रिंसिपल हम लोगों ने यूज किया था, उसके बाद मैंने आपको बताया E1 और E2। अब देखिए जनरली क्या होता है, फ्लक्स एक मेडिएटर है, ठीक है, जो डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो वेक्टर डायग्राम काफी अच्छे से आपको क्लियर हो, इसीलिए क्या किया जा सकता है, फ्लक्स को सेंटर में बीच में रखिए, रेफरेंस है वो, तो उसके ऊपर फ्लक्स के ऊपर जितने भी वेक्टर्स है वो प्राइमरी के हम लोग कंसिडर करते हैं, और ये जो नीचे जितने भी वेक्टर्स है फ्लक्स बीच में है, ऊपर प्राइमरी और नीचे सेकेंडरी के वेक्टर्स हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि देखो फेजर डायग्राम में एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, तो अगर आप काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा। रिप्रेजेंटेशन मींस व्हाट, हम लोग कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब वो डेफिनेटली सामने वाले के लिए होता है, व्यूअर्स के लिए होता है। तो आप इतना अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उतना अच्छे से करो
ताकि सामने वाले को जो है वो काफी अच्छे से क्लियर हो। तो फ्लक्स ये रेफरेंस है, मेडिएटर, इसलिए तो उसको रेफरेंस लिया था, ताकि आप वो फ्लक्स को लेके डिफरेंशिएट करो। अगर ये फ्लक्स है तो उसके ऊपर प्राइमरी के वेक्टर्स और नीचे पूरे सेकेंडरी के वेक्टर्स हम लोग लेने वाले हैं। तो आप देखिए फिर ये जो फ्लक्स के नीचे E1 E2 जो मैंने लिया है उसमें सेकेंडरी के वेक्टर्स नीचे बताने थे, तो उसमें बीच में कौन सा वेक्टर आया है, E1 ये बीच में आया हुआ लग रहा है, तो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग ऊपर। तो आप देखिए E1 नीचे है, अगर आप उसको ऊपर शिफ्ट करना चाहोगे तो -E1 लिख सकते हो। तो इसीलिए ये E1 को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करना चाहूं तो उसको -E1 लिख सकता हूं, लेकिन वेक्टर को अगर वो जनरली पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं तो -E1 को मॉड ले लिया, तो अब वो पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से आप देखिए E1 भी क्लियर हो गया आपको, ऊपर E1 को शिफ्ट क्यों किया है ये भी क्लियर हुआ। अब देखिए आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, इंटरनल ड्रॉप्स नहीं है, तो V1 इक्वल्स टू E1 आप देखिए, और E2 इक्वल्स टू V2 था, तो उसका यूज हम लोगों ने इसके बाद किया हुआ है। तो आप देखिए जहां पे E1 है इक्वल्स टू V1 आप लिख सकते हो, क्योंकि वो इक्वल है ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है आपका। और आप देखिए E2 जहां पे है वहीं पे आप इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V2। देखिए इसलिए लिख के रखा है हम लोगों ने। तो देखिए कितने सारे वेक्टर्स को आपने इतना इजीली कंसेप्चुअली फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने फ्लक्स जो कि अपना रेफरेंस वेक्टर था, मैग्नेटिज्म था, और आई म्यू ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है करंट का, जो कोर को फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है, या वो पावर को रिप्रेजेंट करता है जो कोर को मैग्नेटाइज करता है। लेकिन पावर बता नहीं सकते वेक्टर डायग्राम में, तो हम लोगों ने वो करंट को बताया जो पावर को रिप्रेजेंट करता है, आई म्यू। तो ओरिस्टेट के हिसाब से ये आपका मैग्नेटिज्म और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी एक ही जगह पे रहेगा, क्योंकि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये दो वेक्टर हम लोगों ने बताया अभी तक। और फिर लेंस लॉ के हिसाब से रिस्पांस कॉस को अपोज करता है, तो E1 E2 ये रिस्पांस था, तो वो अपोज करेगा, तो जो रिस्पांस है उसको 90 डिग्री पीछे बताना रहता है, लैगिंग इफेक्ट। तो आपने देखा है कि E1 E2 ये 90 डिग्री पीछे है आपके फाई के। वेक्टर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एरो का टिप जिसके पास है वो आगे, आप देखिए एरो का टिप फाई के पास है वो आगे, और टेल जो है वो E1 E2 के पास है तो वो पीछे हो गया। तो ये लेंस लॉ का इफेक्ट था। और उसके बाद जैसा अभी तक डिस्कस किया अभी अपन ने कि प्राइमरी के पूरे वेक्टर्स हम लोगों को ऊपर शिफ्ट करना है, तो ये नीचे सेकेंडरी की जगह वेक्टर्स के लिए जगह रिजर्व्ड है, तो हम लोगों ने यहाँ पे E1 आया हुआ है तो हम लोगों ने उसको शिफ्ट किया हुआ है, तो ऊपर शिफ्ट करना है तो -E1 हुआ, उसको पॉजिटिव में लेने के लिए मॉड यूज किया है। और आप लोगों को आइडियल ट्रांसफॉर्मर इसलिए ये पता ही है कि E1 है तो इक्वल्स टू V1 होता है, क्योंकि इंटरनल ड्रॉप्स नहीं है, और जहां पे E2 है उसको ही V2 से इक्वल लिख सकते हैं, तो वो भी हम लोगों ने लिख के रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फेजर डायग्राम में। तो अब देखिए आगे के जो वेक्टर्स हम लोगों को उसमें बताना है, उसमें सबसे पहले हम लोग अभी बताएंगे करंट। अब देखिए आपका जो लोड है, ठीक है, तो अभी लोड का वोल्टेज देखिए क्या है, लोड का वोल्टेज है V2 और लोड का करंट रहेगा I2। अब देखिए लोड का नेचर की बात आएगी, क्योंकि फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय अगर अभी आप I2 को बताना चाहते हो तो लोड का नेचर आपको पता होना चाहिए। अब देखिए लोड कैसा है, हम लोग अभी एग्जांपल के लिए कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल कंडीशन ही लेने में इंटरेस्टेड हूं। आपको पता है कि प्रैक्टिकली लोड जनरली 98% जनरली क्या रहता है, इंडक्टिवली डोमिनेंट ही रहता है। तो मैं आपको समझाने के लिए वही प्रैक्टिकल कंडीशन लूंगा और लोड को इंडक्टिवली डोमिनेंट ही लेने वाला हूं मैं। और आप लोगों को अच्छे से पता है हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था। अगर कोई सर्किट ये प्योरली इंडक्टिव है, सपोज आपका लोड ये प्योरली इंडक्टिव है, तो करंट ये 90 डिग्री पीछे रहता है आपके वोल्टेज से, अगर प्योरली इंडक्टिव लोड है तो। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लोड प्योरली इंडक्टिव नहीं है, इंडक्टिवली डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंसी है इंडक्टर की, प्योरली इंडक्टिव नहीं है। तो ऐसे केस में डोमिनेंसी इंडक्टिव की है, मतलब करंट रहेगा तो पीछे ही, लेकिन 90 डिग्री नहीं रहेगा क्योंकि प्योरली इंडक्टिव नहीं है। तो फिर आप 90 डिग्री से थोड़ा कम लैग बताइए। आप एग्जांपल के लिए कितना भी एंगल से लैग बता सकते हैं, कोई लैग तो बताऊंगा ही मैं, क्योंकि लोड हम लोग यहां पे ले रहे हैं प्योरली इंडक्टिव ना लेते हुए इंडक्टिवली डोमिनेंट ले रहे हैं। तो डोमिनेंसी अगर इंडक्टर की है तो लैग तो बताऊंगा ही मैं, करंट पीछे ही रहेगा वोल्टेज के अगर इंडक्टिव लोड है तो। लेकिन प्योरली इंडक्टिव होता तो मैं 90 डिग्री करंट को पीछे बताता। ये इंडक्टिवली डोमिनेंसी है, इंडक्टर की डोमिनेंसी है, तो 90 डिग्री करंट पीछे ना बताते हुए मैं कुछ कम एंगल से पीछे बताऊंगा। तो आप यहां पे देखिए ये I2 को थोड़ा आप कंसंट्रेट कीजिए। देखिए वेक्टर का रोटेशन देखिए, ये दो वेक्टर को देखो, मैं V2 को तो पहले हम लोगों ने बता दिया था। अब देखिए वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो आप देखिए एरो का टिप जिसके पास है वो आगे, एरो का टिप किसके पास है, V2 के पास है।
तो वो आगे रहेगा, और आप देखिए टेल किसके पास है, I2 के पास, तो वो पीछे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने I2 को ये V2 से पीछे बताया है, कितने एंगल से, phi2। तो phi2 ये पावर फैक्टर एंगल है, विच इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो V2 और I2 के बीच में जो एंगल मैंने बताया ये है phi2, सेकेंडरी पावर फैक्टर एंगल। क्लियर है, शायद आपको समझ में आ गया है। ये जो करंट है उसको बताना पीछे ही है, क्योंकि आपका लोड इंडक्टिवली डोमिनेंट है। प्योरली इंडक्टिव होता तो मैं ये I2 को पीछे बताता 90 डिग्री से, लेकिन प्योरली इंडक्टिव नहीं है, इंडक्टिवली डोमिनेंसी है, तो करंट पीछे तो रहेगा ही है, लेकिन 90 डिग्री पीछे नहीं रहेगा, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग कंडीशन नहीं रहेगी। तो इस तरह से देखिए एरो का टिप, मैं और एक बार बता रहा हूं, वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एरो का टिप जिसके पास है वो आगे, एरो का टिप V2 के पास है वो आगे रहेगा, और टेल है I2 के पास, मतलब वो पीछे हो गया। तो इस तरह करंट I2 इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज V2 बाय एंगल phi2, आप ऐसा बोल सकते हो। तो चलिए आपने I2 भी बता दिया। तो V2 ये लोड का वोल्टेज था, V2 जो है ये लोड का वोल्टेज है, आप देखिए V2 ये लोड का वोल्टेज है और I2 ये लोड का करंट, लेकिन लोड ये इंडक्टिवली डोमिनेंट है, इसीलिए करंट जो है वो लैग कर रहा है आपके वोल्टेज V2 से। बस प्योरली इंडक्टिव होता लोड तो मैं करंट I2 को 90 डिग्री पीछे बताता, लेकिन लोड ये प्योरली इंडक्टिव नहीं है, ये इंडक्टिवली डोमिनेंसी है। तो कुछ कम एंगल बताइए, लेकिन रहेगा तो पीछे ही, रहेगा तो लैगी, आपका करंट करेगा तो लैगी आपके वोल्टेज V2 से। तो चलिए I2 भी हम लोगों ने बता दिया है। अब I2 बताने के बाद हम लोग बता सकते हैं I2 डैश, जो कि एडिशनल प्राइमरी करंट है। आप देखिए मैंने पहले I2 को बताया, क्योंकि मैं I2 डैश को नहीं बता पाऊंगा। देखिए I2 डैश को मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखिए कैसा होता है, मैंने इससे पहले भी अभी अभी यही वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जब लोड बढ़ता है तो करंट I2 बढ़ता है सेकेंडरी का, और सेकेंडरी का करंट बढ़ा है तो सेकेंडरी में पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो फिर प्राइमरी में पावर की जो डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए प्राइमरी का पावर बढ़ाता है ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए वो प्राइमरी का करंट बढ़ा रहा है। मतलब एडिशनल करंट जो बढ़ाना पड़ रहा है आपके ट्रांसफार्मर को, वो क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि सेकेंडरी का करंट बढ़ रहा है पहले, इसीलिए मैंने पहले फेजर डायग्राम में सेकेंडरी का करंट बताया हुआ है I2। आप देखिए I2 हम लोगों ने पहले बताया, अभी हम लोग बताएंगे एडिशनल प्राइमरी करंट, जो क्या है आपका लोड कंपोनेंट है एडिशनल प्राइमरी करंट I2 डैश, क्योंकि पहले सेकेंडरी का करंट बढ़ेगा लोड बढ़ने की वजह से, फिर सेकेंडरी का पावर बढ़ेगा, फिर वो फुलफिल करने के लिए डिमांड प्राइमरी का पावर बढ़ाना है, इसलिए प्राइमरी का करंट एडिशनली बढ़ाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर को, और वो है आपका लोड कंपोनेंट जिसको आप I2 डैश बोल रहे हैं यहाँ पे। तो पहले सेकेंडरी का करंट बताइए I2, बाद में फिर आप बता सकते हो एडिशनल प्राइमरी करंट लोड कंपोनेंट I2 डैश, ये आप देखिएगा। तो देखिए कैसा बता सकते हैं, ऑलवेज याद रखिए यहां पे आप वो कंडीशन यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी का करंट बढ़ा है इसीलिए ट्रांसफार्मर प्राइमरी का करंट बढ़ा रहा। अगर आप ऐसा बोलो तो गलत नहीं होगा, ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का करंट बढ़ा है लोड बढ़ने की वजह से, सेकेंडरी का पावर की डिमांड बढ़ी, इसलिए ट्रांसफार्मर प्राइमरी में पावर की डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइमरी करंट बढ़ा रहा है एडिशनली। तो ये एक तरीके से आप देखिए यहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। देखो यहां पे ये जो इफेक्ट है वो किस तरीके से आप फेजर डायग्राम में बताओगे, देखो ये सेकेंडरी का करंट बढ़ाने के बढ़ रहा है इसलिए ट्रांसफार्मर प्राइमरी का करंट बढ़ा रहा है, इससे क्या हुआ, कंडीशन बैलेंस हो गई, है ना। ओवरलोड नहीं है ट्रांसफार्मर, लोड हावी नहीं हो रहा ट्रांसफार्मर पे, सेकेंडरी का पावर ज्यादा और प्राइमरी का पावर कम, ऐसा नहीं हो रहा है, या कम ज्यादा पावर नहीं है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, सेकेंडरी में जितनी डिमांड है पावर की उतनी ही प्राइमरी साइड की भी डिमांड चाहिए हम लोगों को। तो ये जो बैलेंस कंडीशन है, ये जो न्यूट्रल कंडीशन है, ये ट्रांसफार्मर में कब आएगी, जब सेकेंडरी का करंट बढ़ेगा और डिमांड सेकेंडरी में पावर की बढ़ेगी, तो उतना ही पावर प्राइमरी साइड में बढ़ना चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर ये जो करता है, ये फेजर डायग्राम में 180 डिग्री इफेक्ट से बताते हैं, क्योंकि देखिए सेकेंडरी का करंट बढ़ा है और मैं प्राइमरी का भी अगर बढ़ा रहा हूं और सब अगर इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंडीशन न्यूट्रलाइज होगी, अगेन जीरो हो गया, बैलेंस हो गया ट्रांसफार्मर। तो ये बताने के लिए जो है ये 180 डिग्री इफेक्ट हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। तो इसीलिए I2 और I2 डैश ये ऑलवेज 180 डिग्री होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का करंट और ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का करंट जो है ये ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप देखिए I2 और I2 डैश, आप देखिए 180 डिग्री बताया है मैंने, लेकिन पहले I2 ही बताइएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पहले सेकेंडरी का करंट बढ़ेगा बाद में प्राइमरी का एडिशनली बढ़ेगा, तो पहले सेकेंडरी का ही बताना पड़ेगा, ऐसा मैंने भी यहां पे बताया था ट्रांसफार्मर में। आप देखिए पहले हम लोगों ने I2 बताया था, और फिर I2 बताने के बाद यही वेक्टर को आप ऊपर ले लीजिए 180 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा, I2 डैश मिलेगा।
तो I2 और I2 डैश ये कैसा रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, आउट ऑफ फेज भी आप इसको बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकेंडरी का करंट I2 अगर बढ़ रहा है तो ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी का भी बढ़ा रहा है, ऐसा हम लोगों ने अभी देखा। और इससे क्या हो रहा है, कंडीशन न्यूट्रल हो रही है, जीरो हो रहा है, बैलेंस कंडीशन पे आ रहा है ट्रांसफॉर्मर, है ना, कोई एक साइड डोमिनेंट नहीं है। हम लोगों को पावर इक्वल होना चाहिए, सेकेंडरी में आउटपुट पावर और प्राइमरी साइड जो है ट्रांसफॉर्मर का, ये पावर हमेशा सेम होना चाहिए, ये बात कभी भी ध्यान रखिए। ट्रांसफॉर्मर कोई भी हो, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर हो, आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो, जनरली सेकेंडरी साइड का जो पावर लेवल होता है और प्राइमरी साइड का जो पावर लेवल होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सेकेंडरी में पावर डिमांड अगर ज्यादा है और प्राइमरी का पावर कम है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड होगा, तो वो अनबैलेंस कंडीशन होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेकेंडरी का पावर लेवल अगर बढ़ रहा है तो ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी का भी बढ़ाता है, अगर कंडीशन नॉर्मल आ जाती है, जीरो लेवल हो जाता है, तो ये बैलेंस कंडीशन 180 डिग्री इफेक्ट से बताते हैं। तो एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर अनबैलेंस, खुद को अनबैलेंस या अनस्टेबल होने से रोकने के लिए ये करता है, वो खुद के एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। ये इफेक्ट 180 डिग्री से आप बता सकते हैं। तो ये 180 डिग्री इफेक्ट से बताते हैं, ये आप ध्यान रखिए इस चीज का। तो ये था I2 डैश। तो इस तरह से देखिए IMU और I2 डैश अभी आपके पास अवेलेबल हो गया। तो फेजर डायग्राम में IMU तो हम लोगों ने पहले देखा था, अभी आपके पास I2 डैश भी मिल गया। तो अब यहाँ पे देखिए करंट इक्वेशन को थोड़ा टारगेट कीजिए, इसीलिए तो करंट इक्वेशन पढ़ना पहले इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए IMU और I2 डैश जो है, इनका वेक्टर एडिशन अगर आप लोगे तो आपको I1 मिलेगा, ठीक है ना। अभी आपके पास IMU और I2 डैश दोनों वेक्टर है, देखिए IMU और I2 डैश ये दोनों वेक्टर अभी फेजर डायग्राम में आपने बना के रखे हैं। तो अगर आप इनका वेक्टर एडिशन लोगे तो आप I1 बना पाओगे, जो कि लास्ट वेक्टर है जो अभी तक बचा है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग वेक्टर एडिशन लेंगे। अगर आपके पास IMU और I2 डैश ये दो वेक्टर्स है तो आप उनका रिजल्टेंट ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, I1 मिलेगा। तो काफी आसान होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग ले सकते हैं। देखिए IMU जो है उससे पैरेलल वेक्टर मैं यहां पे बनाता हूं, बनाया है मैंने इमेजिनरी लाइन से, आप देखिए IMU से पैरेलल ये वेक्टर है मेरा और I2 डैश से पैरेलल ये वेक्टर है। तो ये देखिए ये पैरेललोग्राम बन गया और उसका ये जो रिजल्टेंट है वो क्या रहेगा फिर I1। तो एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो I1 इज द वेक्टर एडिशन ऑफ IMU एंड I2 डैश। I1 इज द रिजल्टेंट और वेक्टर एडिशन ऑफ IMU एंड I2 डैश। तो इस तरीके से देखिए पूरा फेजर डायग्राम ये अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और यहां पे जैसा आपने E2 या V2 और I2 के बीच में phi2 ये पावर फैक्टर एंगल लिया, वैसे ही हम लोग अभी देखिए ये V1 वेक्टर हो गया आपका V1 और I1 के बीच में ये अगेन पावर फैक्टर एंगल रहेगा प्राइमरी साइड का phi1। तो phi1 ये पावर फैक्टर एंगल है विच इज द एंगल बिटवीन V1 एंड I1। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ फेजर डायग्राम में जितने भी वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए हुए वो सभी का कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में ऑपरेशन जो है आपके आइडियल ट्रांसफार्मर का वो देखा, जब सेकेंडरी साइड में आउटपुट टर्मिनल्स में लोड कनेक्ट किया होता है और साथ में पावर इक्वेशन करंट इक्वेशन के साथ उसको देखा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, इलेक्टेक के साथ, और जो प्यार आपने अभी तक, जो सपोर्ट, जो कोऑपरेशन आपने अभी तक चैनल को दिया है, उस वजह से ही कुछ 40 डेज में ही 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स और 6000 प्लस व्यूअर्स मैंने कंप्लीट किए हैं। तो ऐसा ही प्यार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो प्यार अभी तक आपने दिया है, कोऑपरेशन सपोर्ट दिया है, उसे आगे भी एक्सटेंड कीजिए, ताकि ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने मैं ला सकूं। और कुछ बेनिफिट्स अगर आपको हो रहा है, आपको अगर कंटेंट्स क्लियर हो रहा है, तो प्लीज वीडियोस को, ट्रांसफॉर्मर लेक्चर सीरीज के पूरे वीडियोस को वॉच कीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।